नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के बारे में आपको बताएंगे कि प्रेजेंट टाइम में कितना हुआ। इस बीच अगली बड़ी खबर जानेंगे। आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है, उसके बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, युद्ध की स्थिति में तेजी से हमले के लिए भारत का आईबीजी प्लान चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया। जी हाँ, जानेंगे क्या है आईबीजी, उसके बारे में बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर हिजबुल के कमांडर पर लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो ने बड़ा बयान दिया है, उसके बारे में बताएंगे। और इस बीच आपको बता दें पीओके को लेकर अजीत डोभाल के कुछ नए प्लान निकल के आ रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। इस बीच ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है। जी हाँ, ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है, वो भी आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर में 4G बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका कुछ लोगों को। जी हाँ, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। अर्नब गोस्वामी को लेकर भी मामला एससी पहुंचा है, उसमें क्या सुनवाई है वो भी आपको बताएंगे। एक एक करके फटाफट विस्तार से खबरें जानेंगे, जहां पर आपको बताएंगे कि आखिर क्यों अब जावेद अख्तर को मुसलमानों ने ही टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम मुसलमान नहीं हो। जी हाँ, मुसलमान कहलाने हक नहीं। आखिर जानेंगे क्यों, एक एक करके विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को भी हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 67,684 पहुंच चुका है। जबकि मृतकों की संख्या की बात करें तो अब तक मृतकों की संख्या 2200 को पार कर गई है। जी हाँ, अगर बात करें हम महाराष्ट्र की बात करें तो 22,000 के आंकड़े को पार कर गई। जबकि आज दिल्ली में 310 मामले सामने, राजस्थान में 126 है, आंध्र प्रदेश में 38 मामले आए, कर्नाटक में 10 है, हरियाणा में 16, बिहार में 7, उड़ीसा में 14 और झारखंड में भी आज 3 मामले नए सामने आए हैं। तो ये बड़ी खबर आई। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रवासियों पर बोले पीएम मोदी। कहा कि घर जाने की चाहत मानव का स्वभाव होता है, इसमें हमें नहीं रोक लगानी चाहिए। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे कोरोना लॉकडाउन से निकलने पर चर्चा करने के दौरान कहा है कि पीएम मोदी लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई चीज़ों पर उनके साथ विचार विमर्श किया। पीएम मोदी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर कहा कि घर जाने की चाहत का होना एक मानवीय स्वभाव है, यही वजह रही है कि उन्हें कुछ फैसलों में संशोधन करना पड़ा। मुख्यमंत्रियों के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में एक बड़ी बातें जो गई हैं, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में छूट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। माना जा रहा है कि इस बार लॉकडाउन सबसे अलग होगा और ये नाम मात्र का लॉकडाउन होगा कि और पब्लिक प्लेसेस पर इकट्ठा होना जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगेगी। बाकी ट्रांसपोर्ट से लेकर रेल से लेकर हवाई यात्रा तक सब कुछ इस बार शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। युद्ध की स्थिति में तेजी से हमले के लिए भारत ने हुआ सतर्क, चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया आईबीजी। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रविवार को बताया है कि युद्ध की स्थिति में तेजी से हमले के लिए वो चीन और पाकिस्तान की सीमा पर एकीकृत लड़ाई समूह आईबीजी की तैनाती योजना बना रहे हैं। जनरल ने कहा है कि इसके लिए परीक्षण पूरे हो चुके हैं, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसमें देरी हो गई है। सेना प्रमुख ने कहा है कि महामारी के प्रकोप के कारण आईबीजी के रोल आउट में देरी हुई है और इसके रोकथाम के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों को उधर मोड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि हालांकि मैं आपको आश्वस्त देता हूँ कि हम उचित समय पर सीमा में आईबीजी को रोल आउट कर लेंगे, क्योंकि इसकी तैयारी तो पहले से ही की जा चुकी है और प्रकोप से इसका व्यापक परीक्षण भी किया जा चुका है। आपको बता दें कि आईबीजी एक ऐसा संगठन बनाया गया भारत की तरफ से जिनमें 5,000 से ज़्यादा सैनिक होते हैं और ये ज़मीन की टोपोग्राफी और खतरे की संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसमें 5,000 से ज़्यादा सैनिक होते हैं। और इसमें खास करके अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमाओं, चीन और अब खास करके पाकिस्तान की सीमा के किनारे इन आईबीजी की टीम को लगाया जाएगा। ये पूरी तरीके से एक नए, हम कह सकते हैं कि भारतीय सेना में एक नए सेना के रूप में इनकी तैनाती होती है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। अजीत डोभाल के पीओके प्लान से पाकिस्तान में बौखलाहट, एक्शन में भारतीय सेना। जी हाँ, आपको बता दें कि 2020 में इस समय एक बड़ा सवाल, जो चीज़ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी अरसे से सोचते थे, अखंड भारत का सपना, अब वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। इसका एक्शन प्लान पूरी तरीके से तैयार हुआ है। माना जा रहा है कि नवंबर से पहले पीओके को लेकर बड़ा आर पार का ऐलान हो सकता है और इसमें
6 दिन का समय लगने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके बीच जो एक्शन प्लान बनाया गया है अजीत डोभाल द्वारा, माना जा रहा है कि 6 दिन के अंदर इसमें पूरी तरीके से पीओके को अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। इसमें चीन भी दखल अंदाजी देने वाला है। इन सब चीज़ों को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने खास करके सिक्किम सीमा से लेकर राजस्थान सीमा तक, गुजरात सीमा से लेकर मुंबई की समुद्री मार्ग तक, इसके साथ ही जो जो चीज़ एक्टिविटीज शुरू होंगी उस पीओके कब्जे के दौरान उन सब पहलुओं पर चर्चा की है और पूरे के पूरे एक्शन प्लान को बनाया जा चुका है। तो ऐसे में 5 घंटे तक बैठक चली है। खास करके आपको बता दें कि इसमें पूरी तरीके से मास्टर प्लान तैयार हो चुका है और आपको बता दें कि ये चीज़ें पाकिस्तान को भी पता चल गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि पीओके कब्जे को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को कुछ हर चीज़ें पता चल चुकी हैं और ये बातें आज के 15 दिन के पहले ही पता चल चुकी हैं। यही कारण है कि अब आनन फानन में इस कोरोना के बीच वो लगातार पीओके में चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया और एक के बाद एक कदम पीओके में लगातार पाकिस्तान उठाने लगा, क्योंकि उसको आहट पता चल गई कि पीओके कभी भी पीओके के अंदर रात में यहाँ से सेनाएं निकलेंगी और सुबह पीओके को कब्जा करके फतह करके वापस आ जाएंगी। ऐसा पाकिस्तान के कभी भी हो सकता है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। अगर आप भी मानते हैं कि जल्द से जल्द पीओके को कब्जा करना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। पीओके अखंड भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर लिखिएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे अन्य ने महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के लिए भरा पर्चा। जी हाँ, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को महाराष्ट्र विधान परिषद द्विवर्षीय चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। चुनाव 21 मई को होगा। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्व मंत्री बाला साहब थोरात और शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं सहित महाविकास आघाड़ी के कई नेता मौजूद थे। विधान परिषद के उपाध्यक्ष नीलम गोरे ने भी शिवसेना उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। राकपा के प्रमुख शशिकांत शिंदे समेत तमाम लोग शामिल थे। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि हिजबुल के नए कमांडर पर लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो ने ली चुटकी। कहा, गाजी कितने गाजी आए न जाने कितने गाजी चले गए हैं, ऐसे गाजियों की चिंता नहीं करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आखिर ऐसा क्यों कहा। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का नया चेहरा बनाया गया है। गाजी हैदर को मेडिकल की कर चुका है पढ़ाई, डॉक्टर सैफ बुलाते हैं सभी आतंकी। जी हाँ, आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि 26 साल का सैफुल्लाह मीर उर्फ गाजी हैदर अब जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का नया चेहरा है। अधिकारी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हिजबुल का नेतृत्व करने के लिए सैफुल्लाह मीर गाजी को भेजा गया है। ऐसे गाजी न जाने कितने आए हैं और न जाने कितने गाजी चले गए हैं। इनकी उम्र केवल 6 महीने और 6 महीने के अंदर इनको ढेर कर दिया जाएगा। ऐसे गाजियों को चुनते रहें और हम ऐसे गाजियों को ढेर करते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। पैसेंजर ट्रेनों में जबरदस्त होगी सख्ती, शारीरिक दूरी का पालन, बुकिंग के लिए उपलब्ध नहीं होंगी सभी सीटें, ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि पैसेंजर के लिए ऑनलाइन बुकिंग आज 4 बजे से शुरू हो गई है। इसको लेकर सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी बनाए हैं। इस गाइडलाइंस के अनुसार जबरदस्त सख्ती का पालन कराया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सभी जो सीटें हैं उनको बुक नहीं की जाएंगी। जी हाँ, सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ये बड़ा ऐलान कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि आज 4 बजे से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। इसमें सभी केवल राजधानी ट्रेनों को ही बुकिंग किया जा सकता है, जो कि एसी कोचेज होंगी। डबल किराया भी आपको चार्ज करना पड़ेगा। आपको बता दें कि टिकट काउंटर नहीं खुलेंगे, कल से ट्रेन चलेंगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही, जहां पर जम्मू कश्मीर में 4G सेवा बहाली में एससी ने किया इनकार। जी हाँ, एससी का बड़ा झटका, जिहादियों को समिति के गठन का आदेश। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 4G सेवा बहाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इससे इनकार करते हुए विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विवादों पर गौर करने के लिए एक उच्च अधिकारी समिति के गठन का भी आदेश दिया है। इस समिति का नेतृत्व गृह मंत्रालय के सचिव करेंगे। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस NB रमन्ना ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी व ह्यूमन राइट्स के बीच संतुलन कोर्ट्स द्वारा निश्चित करना होगा। कोर्ट द्वारा गठित किए गए समिति में राज्य प्रशासन के मुख्य सचिव व कम्युनिकेशन सचिव भी होंगे। यह पैनल याचिकाकर्ताओं की मांग को देखेगा। मामले की सुनवाई करने वाले बेंच में जस्टिस NV रमन्ना, सुभाष रेड्डी और VR गवई ने याचिकाओं पर फैसले को सुरक्षित कर रखा है। कोर्ट में जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की गई है। इन याचिकाओं में दावा किया गया था कि मौजूदा हालात में भी यहां के लिए
2G सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं। इन सेवाओं में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था व अन्य सर्विसेज के संचालन में बाधा आ रही है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कहा गया कि वहाँ पे जिहादी जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए 4G का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सरकार से एससी में ये अपनी बात रखी, जिसके बाद एससी ने फिलहाल बहाली से इनकार कर दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। मुसलमान कहलाने के हक नहीं, जावेद अख्तर पर भड़क गए मुसलमान। जी हाँ, कट्टर मुसलमानों ने अब जावेद अख्तर को मुसलमान से बाहर जाने की हिदायत दे दी। दरअसल अभी तक जो लगातार मुसलमानों के चहेते बने थे जावेद अख्तर, अब वो अचानक एक ट्वीट से मुसलमानों के दुश्मन बन गए। आपको बता दें कि उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बस इतना कहा था कि अभी तक केवल क्या होता था कि लगातार खास करके अज़ान की बात पर उन्होंने कहा कि अज़ान होते थे लेकिन अभी तक किसी को दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब देश भर में कुछ ऑब्जेक्शन होने लगे हैं। तो ऐसे में हम चाहते हैं अगर किसी को ऑब्जेक्शन होता है, अगर लोगों को अज़ान से दिक्कत होती है तो हम साइलेंट भी नमाज़ पढ़ सकते हैं बिना अज़ान के भी। तो इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया था। तो जिसके बाद अब कई मुसलमान, खास करके AIMIM के कई प्रवक्ता हैं और उनके ट्वीट में देखा जाए तो कई से मुसलमान हैं जिनको उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि तुम मुसलमान नहीं हो, मुसलमान कहलाने का हक नहीं है तुम्हें, तुम मुसलमान से बाहर जाओ, तुम मोदी के दलाल हो, तुम BJP के वो हो, तुम BHP के वो हो, न जाने क्या क्या किस तरीके से भद्दी गालियाँ जावेद अख्तर को देना शुरू कर दिया है। तो शायद यही है, कट्टर मुसलमान जो हैं ये लगातार इन्हीं की वजह से पूरे के पूरे मुसलमान और पूरी तरीके से उनके भी दिन खराब हो जा रहे हैं। यही कारण है कि अब मुसलमानों को पक्ष लेने वाले को अच्छी तरीके से सुनाया गया है। जावेद अख्तर भी अब सोच रहे होंगे कि आखिर इतना कट्टर मुसलमान भारत में कैसे बन सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के केस हरीश साल्वे ने बताया कि सही तरीके से जांच नहीं कर रही मुंबई पुलिस ये पूछ रही है कि इतना पैसा कहां से आया तो जो तुमने रिपब्लिक टीवी चैनल शुरू कर दिया। जी हां, रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई है। इस दौरान अर्नब गोस्वामी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की कथित मानहानि को लेकर उन्हें क्लाइंट के खिलाफ दर्ज FIR पर सही तरीके से जांच नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस अर्नब में 12 घंटे तक पूछताछ की और इस दौरान उन्होंने कई सवाल पूछे। चैनल से पैसा कहां तक आया, ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आखिर इन सारे सवालों के पूछे जाने का क्या तर्क है? जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की बेंच ने 14-15 अप्रैल को रिपब्लिक टीवी पर प्रसारित हुए कार्यक्रम को लेकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 2 मई को मुंबई में दर्ज FIR को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की थी। याचिका में हरीश साल्वे ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कई FIR दर्ज कराए गए हैं। इस मामले में जांच की प्रकृति ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एक रणनीति के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए खास करके सभी मुकदमों को रद्द किया जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट में मांग उठी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इस महीने भी 5,000 रुपये देगी दिल्ली सरकार। 15 मई से होगा रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। पिछले महीने इसी तरीके की बार में दिल्ली सरकार रजिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 5,000 रुपये देगी। इसके लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन का काम शुरू होगा। इस बात की जानकारी दिल्ली के श्रम मंत्री पीयूष गोयल ने दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के पिछले महीने रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 5,000 रुपये देने का निर्णय लिया था। लॉकडाउन को इस महीने तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में हमने तय किया है कि इस महीने भी वर्कर्स को 5,000 रुपये की मदद मुहैया कराई जाएगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। सऊदी अरब ने 3 गुना टैक्स बढ़ाया। कोरोना से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए खर्च में होंगे $26 अरब की कटौती। जी हाँ, सऊदी अरब ने सोमवार को कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की तेल कीमतों में गिरावट से अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। वस्तुओं पर टैक्स को 3 गुना करके 15% तक बढ़ा दिया गया है। वहीं प्रमुख परियोजनाओं का खर्च में करीब $26 अरब की कटौती कर दी गई है। सऊदी अरब के वित्त मंत्री के मुताबिक वहाँ के नागरिकों को 2018 से शुरू हुआ निर्वाह व्यय भत्ता भी नहीं मिलेगा। अर्थव्यवस्था के विधिकरण के प्रयासों के बावजूद सऊदी अरब राजस्व के लिए तेल पर अधिक निर्भर है। ब्रेट क्रूड इस समय करीब $30 प्रति बैरल के स्तर पर है। कीमत ये स्तर सऊदी अरब के अपने खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी कम है। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण मुस्लिम तीर्थस्थल मक्का और मदीना की यात्रा भी बंद है, इसलिए उसको राजस्व कहीं से आ नहीं रहा है। इसलिए $26 अरब की कटौती भी किया है। इसके साथ ही टैक्स को भी ज़बरदस्त बढ़ाया गया है। अगर फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर राज्यों को केंद्र सरकार का कड़ा निर्देश, सड़कों और रेलवे ट्रैक के किनारे न जाएं प्रवासी मजदूर, उनको तत्काल व्यवस्था कराकर उनको तत्काल उनके राज्य पहुँचाया जाए। जी अगर जो सड़कों पर है उनको बसों के माध्यम से उनके राज्य
राज्य भेजा जाए और जो ट्रैक पर चल रहे हैं उनको ट्रेनों से, उनके ट्रैक से ले करके उनको रेलवे स्टेशन पर छोड़ा जाए ताकि उनके लिए ट्रेन चल सके। तो ये सारी सुविधाएं करने के लिए राज्य सरकार को आदेश दिया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में एक आंकड़े नज़र डाल लेते हैं। दरअसल दुनिया भर में अब तक 40 लाख के आंकड़े को पार कर गया है, 41 लाख के आंकड़े को पार कर गया। जी अब तक 41,16,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 2,82,000 को हो गई है। अमेरिका में 13,64,000 है, जबकि स्पेन में 2,24,000 मामले हो चुके हैं। जबकि बात करें हम रसिया में तो 2,21,000 केसेज है। रसिया में ज़बरदस्त तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम में भी 2,19,000 मामले हो चुके हैं, इटली में 2,19,000। तो ये पूरे दुनिया भर के आंकड़े। फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।